अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रिजा सोहेल और हम आज आपके लिए लाए हैं एक ब्रांड न्यू शो विद अ ब्रांड न्यू एनर्जी एंड अ स्माइलिंग फेस। यू नो, एंड ऑफ द डे हम लोगों ने ये भी रियलाइज़ करना है कि कल 14 अगस्त है एंड यू नो वी वांट टू कीप द स्पिरिट्स अलाइव। इनफैक्ट आप काफ़ी ऑफिसेज में देखेंगे लोग 14 अगस्त के केक्स भी काट रहे हैं। आई मीन इट हैपेंड इन माय डैड्स ऑफिस यस्टरडे एंड आई थॉट इट वाज रियली अ वेरी गुड जेस्चर टू डू। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस चल रही हैं। अगर बच्चे स्कूल में आई एम श्योर अभी से वाइट शलवार कमीज़ ग्रीन दुपट्टे, हम वी ऑल बिन देयर। सो कीपिंग द फेस्टिविटी अलाइव, राइट। आज का हमारा शो जो है वो बहुत एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव किस्म का शो है, तो यू मस्ट स्टे ट्यून्ड टू फॉलो अलोंग। सबसे पहले हम लोग आई थिंक वी विल डायरेक्टली टुडे जस्ट यू नो कम इनटू द शो। तो चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, व्हाट्स टोस्टिंग। What's Toasting में I would love to introduce you to our guest on set जिनका नाम है नवीद अब्बास मेमन। He is a Pakistan Single Windows Chief Domain Officer. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you. It's good to have you here और आज आप हमसे बात करेंगे काफ़ी चीज़ों की, राइट, कंसिडरिंग कि आपने ऑपरेशनल एंड पॉलिसी पोजीशंस हैंडल की हुई हैं इन कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर 15 ईयर्स और आप टीम मेंबर फॉर डेवलपमेंट भी रह चुके हैं। तो आज हम आपसे ख़ास बात करेंगे अबाउट पोर्ट वर्स कि पोर्ट वर्स बेसिकली है क्या। अभी अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ही अमेजिंग एक पोजीशन पे पाकिस्तान है, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे अभी व्हाट्स द political or the geo position that helps us? देखिए, थैंक यू कि पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के करीब आपने हमें बुलाया है। आई थिंक आई एम हैप्पी कि मैं आपके साथ पाकिस्तान की तारीख का शायद वो प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ जिसकी डिटेल्स जो वाकई पाकिस्तान के ट्रेड के लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए और इकोनॉमी के लिए आगे इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा संग मिल साबित होगा। बिल्कुल। तो अगर आप ट्रेड वर्स की बात करते हैं तो दुनिया में जैसा कि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है उसका मोड मैरीटाइम मोड है और 90% ट्रेड उसी के थ्रू होता है। अल्लाह ने पाकिस्तान को 3 या कह लें कि 4 लोकेशंस इतनी अच्छी दी हैं जो कि पाकिस्तान जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, जहाँ पे आपका मैरीटाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ सकता है। गवादर से लेके आप आगे जाते जाएं पोर्ट कासिम, इवन आगे उससे फिर जेटीज़ भी कुछ हैं, तो वो आपको एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है कि अगर हम इन साइट्स पे पोर्ट ऑपरेशंस में हम अगर एफिशिएंसी लाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसको इम्प्रूव करें, तो आपके पास जो मैरीटाइम ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है। आप सेंट्रल एशिया के लिए एक हब बन सकते हैं, आप और साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट एज वेल के लिए भी, क्योंकि दुनिया में आपका ट्रेड जो है सिर्फ आपके मुल्क के लिए नहीं होता। आपके पास 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे दुनिया के और पोर्ट्स भी चलते हैं, लाइक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट है या इंटरनेशनल जो ट्रांजिट है, तो काफ़ी पोर्ट्स उससे भी जो है वो अपना फंक्शन करते हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम मूव्स थ्रू वाटर ओनली, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस भी हेविली टाइड है टू दिस, राइट। सो मतलब डू यू थिंक पाकिस्तान विल एवर रीच दैट स्टेज? Pakistan can reach that stage? Yes, of course, why not? But देखें जी, दुनिया में तरक्की होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से जी। पहले शायद सिर्फ रेल रोड ये इंफ्रा होता था, लेकिन अब दुनिया मूव हो गई है डिजिटल इंफ्रा की तरफ। बिल्कुल। अगर आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप वॉल्यूम्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं, आप अपने स्टेक होल्डर्स को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आप एफिशिएंटली चीज़ें कर सकें। अगर आपके पास एफिशिएंसी नहीं है तो आपके पास ट्रैफिक भी नहीं आएगा। ट्रैफिक भी नहीं है। बट आप, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट अगर हम ट्रेड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसमें पोर्ट वर्स में ऐसा क्या देख रहे हैं और हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या हमारा स्लो पेपर वर्क हटेगा, सिस्टम सही तरीके से इंटीग्रेट होगा, रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या हैं ये, किस तरीके से करेंगे? जी, ये एक बिल्कुल डिजिटल रियल टाइम प्लेटफॉर्म है। आप अगर प्री पोर्ट वर्स सिनेरियो को एनालाइज करें तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो मैरीटाइम के जो कोई 10-12 स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करे। आपका अगर कोई ट्रेड वेसल आ रहा है कार्गो लेके, तो आपके पास कोई 8 या 10 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कंप्लायंसेस को इंश्योर करते हैं कि कोई वेसल आ रहा है तो वो सिक्योरिटी, वेस्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस, फिर मैरीटाइम रिलेटेड और कंप्लायंसेस हैं वो पूरी करे। तो उसके लिए उसको एक शिपिंग लाइन को या शिपिंग एजेंट को जो उसको हैंडल करता है उसको 8 या 10 डिपार्टमेंट्स के पास
अराउंड कोई जो हमारी कैलकुलेशन है या जो हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने कैलकुलेशन करके दी है, वो 22 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराता है और 54 कॉपीज़ उन डॉक्यूमेंट्स की बना के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैन्युअली जाके पेपर बेस्ड कॉपीज़ उन डिपार्टमेंट्स को 8 या 10 डिपार्टमेंट्स को देता है। फिर उसके बाद वो उसको इशू करते हैं एक काइंड ऑफ एनओसी या क्लियरेंस, तो वो जाके वेसल फिर पाकिस्तान से बाहर जा सकता है। उसमें अगर आपने 5,000 का चालान भी जमा कराना है तो वो भी आपने बैंक पे फिजिकली जाना है। इसमें हर स्टेक होल्डर का अपना तो कोई शायद छोटा मोटा सिस्टम हो, बट कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं था। हर जगह बंदे को पेपर से जमा करा के वहां से एक पेपर लाना होता था, वो पेपर फिर अगले स्टेक होल्डर को देना है। तो अब वो सारा एक प्लेटफॉर्म से होगा, हर स्टेक होल्डर को विजिबिलिटी होगी कि क्या क्या कंप्लायंसेस हो रही हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक सिंगल ऑनलाइन मीटिंग रूम की तरह बन गया कि हर चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सीमलेस तरीके से होगी और वक्त कितना कम ज़ाया होगा, सप्लाई चेन कितनी बेहतर हो जाएगी, राइट। एंड ये कितना ज़रूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि की स्टेक होल्डर्स में अगर हम देखते हैं, हमारी गवर्नमेंट है जिसमें कस्टम्स आ गए, पोर्ट अथॉरिटीज़ आ गई, बॉर्डर हेल्थ आ गई, फिर प्राइवेट सेक्टर है जिसमें शिपिंग लाइन्स आ गई, तो किस तरीके से हम जो है इसके अंदर चेंजेस देखना शुरू करेंगे कि स्टेक होल्डर्स का क्या काम है इसमें? देखिए, जैसे आपने बात की कस्टम्स की, तो कस्टम्स जो है गुड्स की क्लियरेंस का काम करता है। तो अब कस्टम्स को रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि क्या कार्गो पाकिस्तान में आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। ट्रेसेबिलिटी ऑफ कार्गो कस्टम्स के लिए इजी हो जाएगी। अब जब पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको डिफरेंट किस्म की सर्विसेज देनी होती हैं। एक टग बोट होती है जो जाके उसको वेसल को पाकिस्तान में अंदर लाती है, अच्छा, हाई वाटर एरिया से या आउटर एंकरेज से। फिर उसकी शेड्यूलिंग है, बर्थिंग की शेड्यूलिंग है, वो भी पोर्ट अथॉरिटीज़ करती हैं। तो अगर वो सारा ऑटोमेटेड नहीं है, आप उस पर किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, सारा मैनुअल करते हैं, तो उसमें टाइम भी लगता है, मिसप्लेस भी हो जाती होंगी चीज़ें, डिलेज भी होते होंगे ऑफ कोर्स। अंदाजा करेंगे आउटर एंकरेज पे वेसल्स आपके 10-10, 12-12 घंटे भी खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, वो प्रॉपर्ली बर्थिंग नहीं मिल रही होती। एंड यू नो आई थिंक काफ़ी दफ़ा अगर आप देखें तो ह्यूमन इंटरवेंशन से करप्शन भी बहुत होती है, जहाँ तक मुझे ये आइडिया है इस चीज़ का, बिकॉज मेरे डैड भी बहुत टाइम शिपिंग एंड मेरी टाइम के साथ एसोसिएटेड अभी भी हैं इनफैक्ट, बट नॉट इन पाकिस्तान। एंड आई जस्ट फील लाइक एज इफ़ के ये करप्शन और ह्यूमन एरर्स की वजह से भी काफ़ी होता है। काफ़ी दफ़ा तो आपको ये नहीं होता भैया आपने बात किससे करनी है, राइट, ये भी नहीं पता होता। सो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, हाउ डज पोर्टवर्स वर्क, किस तरीके से ये काम करता है? पेपरलेस है और क्या है, और क्या फ़ायदे हैं? देखिए, इसमें कम्प्लीटली पेपरलेस है। आपने पेमेंट्स करनी है तो पेमेंट्स भी आपने बैठ के अपने सिस्टम से बैठ के कर लेनी है, जिस डिपार्टमेंट की पेमेंट्स हैं। किसी आपने आगे जाके किसी आपने कंटेनर अपना क्लियर कराना है, आपने शिपिंग लाइन से कोई डिलीवरी ऑर्डर लेना है, वो आपने बैठ के अपने सिस्टम पे आप अप्लाई करें, सिस्टम ऑटोमेटिकली शिपिंग लाइन के थ्रू आपका बैंक बीच में इंटीग्रेटेड होगा, वो भेज देगा, बैंक आपकी ऑनलाइन इंडोर्समेंट देगा, शिपिंग लाइन डीओ इशू कर सकता है, डीओ आपका डिलीवरी ऑर्डर जिसको कहते हैं, तो डिलीवरी ऑर्डर आपका डायरेक्टली टर्मिनल को चला जाएगा, टर्मिनल आपको उस पे अपना कंटेनर आपको दे देगा, आप उस पे अगर ट्रैकिंग की, हाँ मैं यही पूछने वाली थी, लाइव ट्रैकिंग, आपको लाइव ट्रैकिंग भी मिल सकती है। तो ये सारे इसके स्कोप में शामिल हैं। आई थिंक कभी अपने वालिद से पूछिएगा को आपको बताएंगे कि इसकी बहुत ज्यादा। जी, मैंने पूरी जिंदगी बचपन से लेके अभी तक काफी चीजें सुनी, और इनफैक्ट जब मेरे डैड को एक आध दफा इधर कराची पोर्ट जाना भी पड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में वापस आए थे, बिकॉज वो मोस्टली मिडल ईस्ट एरिया में ही होते हैं, बिफोर दैट कुवैत एंड यू नो अदर साइड्स। तो आई कैन रिलेट टू दिस टॉपिक क्वाइट वेल। ऑलराइट गाइस, हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे। वंस वी कम बैक वी विल डिस्कस व्हाट एल्स पोर्टवर्स कैन डू फॉर यू और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सी यू सून। वेलकम बैक माय लवली पीपल। हम आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग एंड एक्सटेंसिव किस्म के यू नो मैरीटाइम सिस्टम की, जिसका नाम है पोर्टवर्स। और ये आपके लिए बेसिकली करता यह है कि कॉस्ट और टाइम सेव करता है, आपके लिए, ट्रेडर्स के लिए सेव करता है, क्योंकि जो शिपमेंट पहले 5 से 7 दिन लेती थी अब वो 1 से 2 दिन ले लेगी, राइट, कुछ प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये सप्लाई चेन रिलायबिलिटी की वजह से आपको लगता है हमारे एक्सपोर्टर्स बाहर डेडलाइंस मीट कर पा रहे हैं? और आप जो हम कमर्शियल ब्रेक में भी बातें कर रहे थे कि ह्यूमन एरर कम हो गया है, साइड पे थोड़ा यू नो ब्राइबरी थोड़ी कम हो गई है, करप्शन थोड़ी कम हो गई है, लोग अब फॉलो कर रहे हैं ये चीज़ें, ऑटोमेट कर रहे हैं। सो टेल अस द नाइस पिक्चर ऑफ इट। देखिए, किसी भी डिजिटलाइजेशन का या ऑटोमेशन के इनिशिएटिव का अल्टीमेट एम यही होता है कि टाइम एंड कॉस्ट। तो जब आपकी टाइम आप बचा रहे होते हैं तो इसका मतलब आपका टर्न अराउंड टाइम वेसल्स का इम्प्रूव हो रहा होता है। एक वेसल जिसने शायद हफ्ते में आपके
3 टाइम आना है दुबई से तो वो आपका 4 दफ़ा आ जाएगा, 5 दफ़ा आ जाएगा। अगर आपका एक वेसल ज़्यादा आता है तो आपका कार्गो एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि उनका कार्गो बाहर ज़्यादा जाए और जल्दी जाए उनको। जब और इस तरह जब आपकी समझें सप्लाई ज़्यादा है स्लॉट्स की वेसल्स के तो ज़रा कॉस्ट उसमें भी कम हो जाती है कि ज़ाहिर है आपको उस एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आप सप्लाई चेन की जो डिमांड्स हैं उनको भी इजीली फील कर सकते हैं। और अगर आप कॉस्ट पे आते हैं ना तो ये एक प्रूवन स्टडीज़ हैं दुनिया की कि जैसे सिंगापुर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ का जो पोर्टनेट सिस्टम है तो उसकी जो स्टडीज़ बताती हैं कि एनुअली अराउंड को $300 मिलियन की सेविंग हुई है इन टर्म्स ऑफ जो भी कॉस्ट ओवरहेड्स की हैं इस पूरी साइकिल में जो एक्रू होती हैं। तो आपकी जो एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका टर्नओवर बढ़ता है, तो सारे स्टेक होल्डर्स को अराउंड $300 मिलियन का एनुअली उसमें एक कॉस्ट सेविंग होती है। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कंपेरेटिवनेस कितनी बढ़ जाती है अगर हम ओवरऑल बिग पिक्चर भी देखें और अगर इकोनॉमी भी देखें तो यू नो सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कितना ज़्यादा फास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि यू नो अगर हम फैसिलिटेट इस तरीके से करें स्मूदर ट्रेड विद चाइना, विद सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, तो आपको लगता है कि इस ट्रांसपेरेंसी और इस सिस्टम की वजह से कितने सालों में हम देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा दुबई या सिंगापुर टाइप लॉजिस्टिक हब एक बन जाएं? कितने साल लग सकते हैं? I don't think more than 3 to 5 years. Wow, that's good. We can grow our traffic easily. हमारे पास पोर्ट्स भी अब काफ़ी थोड़े से मॉडर्नाइज हो गए हुए हैं, जो अपना पोर्ट्स के इंटरनल ऑपरेशंस हैं वहाँ पे एरिया भी काफ़ी अवेलेबल है। तो हम अगर इस इंफ्रा को, डिजिटल इंफ्रा को इम्प्रूव करते हैं तो आई थिंक वेसल्स का ट्रैफिक भी बढ़ेगा, हम वहाँ पे अपनी जो हैंडलिंग है कार्गो की वो इम्प्रूव करेंगे। तो इंशाल्लाह आई थिंक कि हम अगर एक विजन लेके चलें कि जी हमने साल के इतने कंटेनर हैंडलिंग को बढ़ाते जाना है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजिट, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट, तो आई थिंक 5 इयर्स तक हम आराम से कोई नहीं तो किसी अच्छे फिगर तक कम, अगर हम सिंगापुर को नहीं तो इंडिया के लेवल को हम टच कर सकते हैं, जहाँ पे हमसे पहले एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम हुआ है जो कि 12 पोर्ट्स को कनेक्ट करता है और उन्होंने भी अपनी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव की हैं, स्ट्रीमलाइन कर ली हैं। तो हम विल बी द नेक्स्ट वन। ओके, ग्रेट। एंड व्हाट सो कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट पोर्ट कासिम एज वेल? आपको क्या लग रहा है कि हाउ इज दैट गोइंग टू चेंज द गेम एज वेल फॉर अस? देखिए, पोर्ट कासिम हमारा एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जहाँ पे आपकी कंटेनराइज्ड हैंडलिंग भी होती है और बल्क के एक आपके सेपरेट हैंडलिंग भी होती है, ग्रेन की अलग हैंडलिंग होती है, लिक्विड की अलग हैंडलिंग होती है। तो आई थिंक वो एक भी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर वहाँ पे भी हम अपनी चीज़ें इंप्रूव करते हैं तो आई थिंक आपकी जो पूरी ओवरऑल सप्लाई चेन, फिर आपके जो सेंट्रल एशिया को अगर आप कोई वहाँ से चीज़ें, कोई ग्रेन्स, कोई चीज़ें आपने देनी मिडल ईस्ट को, तो आई थिंक वो आपको, और वो बहुत ही उसका जो पूरा इंफ्रा है वहाँ पे आपकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। कराची पोर्ट का जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा कंजेस्टेड है। आपको जो हमारा कराची पोर्ट तो 19th सेंचुरी से है और वो उसकी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट स्टिल वहाँ पे अब एक्सपेंशन की इतनी ज़्यादा SAPT के बाद बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आपको गुंजाइश जाके बनती है या तो गवादर है या फिर आपका पोर्ट कासिम है, जहाँ पे स्टिल आपके पास काफ़ी जगह है कि आप अपना इंफ्रा डेवलप करें एंड देन आपकी और वॉल्यूम्स ग्रो हों। एब्सोल्युटली। और अगर आप देखें तो ये भी एक रिपल इफेक्ट ही है, बिकॉज जॉब्स आएंगी लॉजिस्टिक्स के अंदर, वेयर हाउसेज के अंदर, ट्रकिंग, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के अंदर एज वेल, तो वो पोर्ट सर्विसेज भी ओवरऑल फ्लरिश करेंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे थोड़ी सी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की बात करूं तो आपको लगता है कि कोई इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी है इसके अंदर? कोई इशू हो जाए तो उस केस में पोर्ट फोर्स हमें कैसे हेल्प करेगा? देखिए, इसमें हमने ना डेंजरस गुड्स का एक कॉन्सेप्ट है मेरे टाइम में। डेंजरस गुड्स की डिफरेंट, लाइक अगर आप किसी वेसल पे कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल आ रहा है, कोई केमिकल्स आ रहे हैं, तो पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ कि कोई ये डिक्लेरेशन आपको सेपरेटली डिक्लेरेशन आ जाए तो कंसर्न अथॉरिटीज़ अपने वो रेस्पेक्टिव एक्शंस ले लें या अलर्ट हो जाएं। तो वो इस तरह का कोई सेपरेट सिस्टम नहीं बना हुआ। हमने इसमें एक ये प्रोविजन रखा है कि वेसल पे अगर कोई डेंजरस गुड्स हैं तो उनकी अलग आपको डिक्लेरेशन आए और वो डिक्लेरेशन हम रेस्पेक्टिव एजेंसीज़ को भेज दें। उसमें पोर्ट अथॉरिटीज़ है, मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट है कि उसको चली जाएगी। उसके बाद अगर उस पर एक्सप्लोजिव हैं तो आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है, वो भी इसके साथ कनेक्टेड होंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी रियल टाइम पे उन इदारों को चली जाए कि इस वेसल पे ये सब चीज़ें आ रही हैं,
तो वो कंप्लायंसेस को फिर इंश्योर कर लें कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी अगर आती है या ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड वी डिडंट हैव दिस बिफोर, राइट? नो, देयर इज नो सिस्टम फॉर दिस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारी फ्यूचर एक्सपेंशन किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि हम अपनी रेल, रोड, एयर कार्गो सिस्टम्स और ये पूरा सिस्टम सीमलेसली एक ऐसा टाइम पाकिस्तान का आएगा क्लोजर टू इंडिपेंडेंस डे, लेट्स हैव पॉजिटिव थिंकिंग, क्या ये हो सकता है? क्या आपको लगता है कि फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब एआई भी ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकता है? मतलब लेट्स कीप इट यू नो प्रोग्रेसिव थिंकिंग। अब लेट मी डिस्क्लोज इट, बट हम थोड़ा सा हर जगह इतना पहले शायद नहीं बताते हैं, बट हमारा जो विजन है ना कि शुरू से लेके एक गुड्स किसी मुल्क से चलती हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से चलती हैं, तो जिन मोड से उसने जाना है सबको कवर करें, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटीग्रेट करें। तो उसमें ये पोर्ट एक तरफ चल रहा है मैरीटाइम साइड, एक हम एयरपोर्ट कम्युनिटी सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। तो एयरलाइंस आपके साथ कनेक्टेड हों, आपके पास उस कार्गो की इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन आ जाए रियल टाइम पे, तो उसके डिज़ाइन पे भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो पूरा लॉजिस्टिक का जो एक इकोसिस्टम है वो अलॉन्ग विथ आपके बैंक सारे एक सिस्टम के साथ एक जगह कनेक्टेड हो, हर किसी को हर चीज़ की विजिबिलिटी हो, तो उसकी वजह से इंशाल्लाह हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और हमारा मुल्क भी बेहतर होगा। और इसी नोट पे मेरे ख्याल से हमें इस अच्छी सोच पे सेगमेंट ख़त्म कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। बहुत अच्छे तरीके से समझ आया, हमने जिस तरीके से बात की आई एम प्रीटी श्योर सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू। थैंक्स रिजा। ऑलराइट गाइस, आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया और देखा कि यू नो छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें कितना फ़ायदा इवेंचुअली हमारे मुल्क और हमारी आवाम को देती हैं इफ़ वी आर एबल टू इंटीग्रेट दैट। इंडिपेंडेंस डे इज़ कमिंग अप, तो यू नो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखें और अपने लेवल पे ज़रूर छोटे छोटे चेंजेस करें। इसी नोट पे मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। सी यू सून।